बीजेपी ने जो छोटे सपने दिखाए थे। यूपी में चुनावी आहट से सियासत में हलचल। जनगणना का बहाना या कोई नई हलचल? चुनाव में बीजेपी सपा ने कसली कमान। क्या 2026 में ही होगा सत्ता का महासंग्राम? क्या यूपी में पहले होंगे चुनाव? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। यूपी की सियासत में इन दिनों एक नई चर्चा ने दस्तक दे दी है। वजह है जनगणना। जी हां, वही जनगणना जो देश की तस्वीर बदलने का आंकड़ा जुटाती है, अब चुनावी गणित भी बदल सकती है। अब तक माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2027 में होंगे, लेकिन उसी समय देश भर में जनगणना का बड़ा अभियान प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव की तारीख आगे पीछे हो सकती है, यानी कि क्या चुनाव की रणभेरी तय समय से पहले बज सकती है। भले ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके संकेत पड़ने शुरू कर दिए हैं। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 2022 में जनता ने बीजेपी गठबंधन को 273 सीटों के साथ सत्ता सौंपी थी, जबकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन 125 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरा था। अब अगर चुनाव कुछ महीने पहले होते हैं तो क्या पूरा गणित बदलेगा? क्या नए समीकरण बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनगणना की गिनती वोटों की गिनती का समय बदल देगी? अगले 1 घंटे तक हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले वोट पड़ सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। सियासी दलों ने इसका पूरा गुणाभा गणित तैयार कर लिया है और सियासत के मैदान में अब नया दंगल शुरू होने वाला है। यानी कि 2027 नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2026 में ही सत्ता तक पहुंचेगा। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो दस्तक है, उसकी आहट सुनाई दे रही है कि क्या यूपी में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जनगणना और चुनाव की टाइमिंग अब बड़ी वजह बनी है और फरवरी मार्च 2027 में जनगणना अभियान प्रस्तावित है। नवंबर दिसंबर 2026 में ही चुनाव की अटकलें आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 2026 में ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल फिलहाल 14 मई 2027 तक का है, लेकिन चुनाव टालने की बजाय पहले कराने का विकल्प मजबूत दिखाई दे रहा है। जनवरी में चुनाव पर मौसम एक बड़ी चुनौती भी होता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोहरा होता है, चुनाव प्रचार भी प्रभावित होता है। लेकिन नवंबर दिसंबर में चुनाव का सबसे बेहतर समय माना जा रहा है। उधर जो जनगणना हो रही है उससे भी बचा जाएगा। ये एक बड़े पेच है, क्योंकि चुनाव के बीच जनगणना का जो कारण है वो फंस गया है। तो क्या चुनाव जल्द हो सकते हैं? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, उसके कई सारे कारण हैं। कारण नंबर 1, जनगणना और चुनाव दोनों में बड़े प्रशासनिक अमले की जरूरत होती है। इसके साथ साथ दूसरा एक और कारण है, फरवरी मार्च 2027 में
जनगणना का बड़ा अभियान प्रस्तावित है। कारण नंबर 3, जनगणना के लिए कर्मचारियों को घर घर जाकर सर्वे भी करना होता है। कारण नंबर 4, चुनाव कराने के लिए भी वही सरकारी मशीनरी लगती है। कारण नंबर 5, दोनों काम एक साथ होंगे तो कर्मचारियों पर बोझ पड़ेगा। कारण नंबर 6, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों की कमी हो सकती है। कारण नंबर 7, चुनाव आयोग के लिए दोनों प्रक्रियाओं का समन्वय कठिन होता है। और कारण नंबर 8, जनगणना और चुनाव एक दूसरे के काम में बाधा ना बने, इसलिए भी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार का कार्यकाल कब तक है, यह भी जानने की जरूरत है कि यूपी सरकार का कार्यकाल कब तक है। उस पर नजर डालते हैं कि यूपी सरकार का जो कार्यकाल है, यानी कि जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कि कब तक ये विधानसभा होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 14 मई 2027 तक है। 18वीं विधानसभा के चुनाव मार्च 2022 में हुए थे। संविधान की विधानसभा कार्यकाल पहली बैठक में 5 साल होता है और 14 मई 2027 से पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी होता है। इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव फरवरी मार्च 2027 में होंगे, लोग कहते हैं। लेकिन सभी राजनीतिक दल उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अब जनगणना के कारण चुनावी टाइमलाइन बदलने की चर्चा की जा रही है। चुनाव 4-5 महीने पहले, यानी कि नवंबर दिसंबर 2026 इसी साल कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। और तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबको सूचना लग रही है, सबको ये इस बात की भनक मिल चुकी है। अब यूपी में जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं ये समझने की जरूरत है, और इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं। फायदा, जनगणना और चुनाव की टक्कर से बचाव होगा। प्रशासनिक अमले पर दोहरा बोझ नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग बेहतर तरीके से काम कर सकता है। नवंबर दिसंबर का मौसम में चुनाव प्रचार के अनुरूप होता है और सुरक्षा के साथ साथ सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। नुकसान क्या है, विपक्ष को तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सरकार को तय करना है। भाई सरकार, मुख्यमंत्री जाकर अगर कह दें कि भाई मैं जो है चुनाव में जाने की घोषणा करता हूं, तो फिर चुनाव हो जाएंगे। तो क्या सरकार पहले से तैयारी कर रही है, उसने पूरी प्लानिंग कर ली? विपक्ष को तो पता नहीं, अभी इस बात की भनक लगी। सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। वही उम्मीदवार चयन और गठबंधन पर दबाव पड़ सकता है। चुनावी खर्च अपेक्षा से पहले करना पड़ेगा, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। बहुत मोटा पैसा लगता है ना, तो इंतजाम भी करना पड़ेगा। विकास योजनाओं के नतीजे दिखाने का समय कम होता है और अचानक चुनाव होने से छोटे दलों को भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि यह क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तो कहती है वो हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है। यूपी में चुनाव जल्द होने की वजह किस पार्टी में प्लानिंग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अभी चुनाव जल्द अगर कराने पर कोई आधिकारिक फैसला हुआ तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रमुख दल जो चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी हमेशा क्या दावा करती है कि भाई वो तो हर समय चुनाव के लिए तैयार होती है, कभी भी चुनाव करा लो। समाजवादी पार्टी संगठन समय से पहले चुनाव की संभावना के लिए अब वो सतर्क हो गई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि संगठन किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है, जब चाहे तब करा लो। कांग्रेस में उम्मीदवारों की तलाश तेज हो गई है, मंडल स्तर की बैठकें अब होने लगी हैं। बीएसपी भी अभी हाल के कुछ दिन पहले मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ बैठक शुरू की उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कैसे चयन होना है, संगठन को मजबूत करना है, उम्मीदवारों की क्या तैयारी है। लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे 2022 के परिणामों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर उनके परिणाम क्या रहे, इसको समझने की जरूरत है। 2022 में 403 सीटें विधानसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, और चुनाव में बीजेपी ने अकेले 255 सीटें जीती थी। अगर गठबंधन को मिला दिया जाए, बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को जोड़ दिया जाए, तो 273 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में यहां पर पहुंची थी, एनडीए सत्ता में पहुंचा था। बहुमत के लिए कितने जरूरी होते हैं? 202 जरूरी होते हैं। 202 विधायक आपके साथ हैं तो आप सरकार बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और समाजवादी पार्टी गठबंधन को कुल 125 सीटें मिली थी। कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई, मायावती की पार्टी। बीजेपी 37 साल बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटी, यानी पहला कार्यकाल और एक साथ
दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अब तीसरी बार बीजेपी सत्ता में रहने के लिए लड़ाई लड़ रही है और माना जा रहा है कि तीसरी बार अगर चुनाव जीती तो फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के इतिहास में वाकई ये चौंकाने वाली बात है कि लगातार कोई चेहरा तीसरी बार चुनकर आया। इसी मुद्दे को लेकर हमने सर्वे कराया, कुछ सवाल हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर उनसे सवाल पूछा। जो पहला सवाल था, वो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या यूपी में, क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराए जा सकते हैं। हमने लोगों से पूछा, लोगों की राय निकल कर आई। 10% लोगों ने क्या कहा? 10% लोगों ने कहा जनगणना के कारण यह संभव हो सकता है। 69% लोगों ने कहा चुनाव आयोग ही इस बात का फैसला करेगा और 21% लोग कह रहे थे कि तय समय पर ही होंगे। इसके साथ साथ सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या जनगणना और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना मुश्किल है। तो जो लोगों की राय निकल कर आई, वो लोगों की राय थी कि हाँ, प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा इसलिए ये ऐसा है। 62% लोगों ने कहा दोनों काम अलग अलग होने चाहिए और 22% लोगों ने कहा सही योजना से ये संभव हो सकता है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल, कि क्या बीजेपी समय से पहले चुनाव का फायदा उठाना चाहती है, माहौल का लाभ ले सकती है। ये 21% लोगों ने कहा और 61% लोगों ने कहा बीजेपी ने खेल रच दिया है, बीजेपी यहां खेल खेल सकती है। 16% लोगों ने कहा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है, पहले से ही रहती है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सपा को लगता है कि जल्द चुनाव सत्ता पक्ष की रणनीति हो सकती है, तो 19% लोगों ने कहा फायदा उठाने की ये कोशिश है। 67% लोगों ने कहा, 67% लोगों ने कहा चुनाव समय पर ही होंगे, आप देख लीजिएगा। 10% लोगों ने कहा सपा भी पूरी तरह से तैयार है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, पांचवा सवाल जो हमने पूछा, अगर चुनाव समय से पहले होते हैं तो ज्यादा फायदा किसे मिलेगा, किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा। 31% लोग बोल रहे थे कि जो सत्ताधारी दल बीजेपी है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। 52% लोगों ने कहा जनता इस बात का फैसला करेगी कि वो किसे फायदा देना चाहती है। 13% लोगों ने कहा मजबूत संगठन वाली जो पार्टियां हैं उनको इस बात का फायदा होगा और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। समझने की कोशिश करेंगे, कुछ धुरंधर राजनीति के कुछ धुरंधर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं सभी मेहमानों से। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, मेरे साथ होंगे। इसके बाद फिर मेरे साथ जुड़ेंगे कमल किशोर, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, मोहम्मद अब्बास, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, और पूर्व सांसद बीएसपी डॉक्टर बलिराम मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। दिनेश शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक तक पुख्ता खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं वो जल्दी कराए जा सकते हैं। उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो जनगणना बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव का समय आ रहा है उसी वक्त जनगणना का भी समय आ रहा है। और जो जनगणना का समय है, अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होते हैं और जनगणना भी होते हैं, तो वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। और यही कारण है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है, वही मशीनरी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव कराएगी, वही मशीनरी जो जनगणना कराएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जनगणना भी, चूँकि 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 के आंकड़े अभी तक देश के लोगों के सामने नहीं आए कि देश की आज़ादी, देश की आबादी की वस्तु स्थिति क्या है। हालांकि आंकड़े सरकार के पास रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा कि भाई अब अगर जनगणना हो रही है तो जाति आधारित जनगणना हो,
कम से कम इस जनगणना में ये पता चल सके कि किस जाति की कितनी आबादी है। यहां ऐसे पता नहीं चलेगा कि भाई हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बाकी के दूसरे लोग कितने हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब इस बार जो आबादी होगी, जो जनगणना होगी, उसमें जातियों के आधार पर भी जनगणना होगी। और इस बात की पुष्टि खुद संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तब की जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में इस बात का जिक्र किया गया कि आप जनगणना होनी चाहिए और जातियों के हिसाब से भी जनगणना होनी चाहिए। तो उस वक्त देश के गृह मंत्री ने कहा कि इस बार जो जनगणना हो रही है उसमें जाति की भी जनगणना होगी कि किसकी कितनी जाति, और जो कि अब ये नारा भी लगाया जा रहा है कि जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी, ये भी चर्चा की जा रही है। लेकिन क्या अगर ऐसा है तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव तो समय से पहले कराए जा सकते हैं? मैं सीधा चलूंगा, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा, वर्तमान के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। तो दिनेश जी, एक चर्चा है जो बड़ी दौड़ रही है, तैर रही है, और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि साहब वैसे तो जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश के चुनाव करने की बात आ रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तय समय से पहले, यानी कि 2027 में नहीं बल्कि 2026 नवंबर दिसंबर में ही हो सकते हैं। आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, ये तो अटकलों पर राय नहीं हुआ करती जब तक कोई अधिकृत व्यक्ति इस बात की घोषणा न करे। ना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ना ही प्रधानमंत्री जी ने, ना ही गृह मंत्री या किसी अधिकृत व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई चर्चा की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अटकलों पर चर्चा इसमें कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। चुनाव अभी जो संभावित हैं, अभी तक तो यही तय है कि वो निर्धारित तिथि पर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई चुनौती नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं दिनेश जी, क्योंकि ठीक उसी वक्त जिस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, जो तय समय पर कहा जा रहा है कि भाई जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, क्योंकि 14 मई के आसपास जो कार्यकाल है विधानसभा का वो कार्यकाल है, लेकिन उसी समय जनगणना है और जितने प्रशासनिक मशीनरी, अधिकारी, कर्मचारी जनगणना में लगने हैं वही सारे चुनाव में लगने हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी, इसलिए कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए और उसके बाद आप चुनाव करें, वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन उसके पहले ये हो सकता है कि आप विधानसभा को भंग कर दें और चुनाव में चले जाएं। देखिए, संभावनाएं बहुत सारी चीज़ की होती हैं। संभावना तो इस बात की भी है कि सरकार दोनों चीज़ को कराने में सक्षम है। जब सरकार की नीति और नियति स्पष्ट हो तो वो कोई भी चीज़ को जनगणना भी करा सकती है और चुनाव भी समय पर करा सकती है। अभी तक निर्धारित समय पर ही चुनाव कराने के लिए सब कटिबद्ध है, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक कहें कठिनाई का अवसर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं के आधार पर हमेशा वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार की नीति रीतियों के माध्यम से निचली स्तर तक उसकी पकड़ होती है। तो ये कह सकते हो आप कि चुनाव जब भी होंगे बीजेपी नंबर 1 नहीं, बीजेपी पहले से अधिक बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में होगी। बिल्कुल, हम तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते हैं कि बीजेपी साल भर चुनाव के मूड में ही रहती है। एक चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद फिर कार्यकर्ता को बोला जाता है कि अब एक काम करो, चलो दूसरे चुनाव में अपने को दूसरे प्रदेश में चलना है, वहां पर जाकर चुनाव लड़ना है। इसको चुनाव नहीं, आपने कहा बात सही है, लेकिन जो शब्द प्रयोग है आपका कि चुनावी मूड में नहीं, वो जनता की सेवा की मूड में रहती है, जनता के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की भूमिका में होती है, और इसलिए वो सरकार और जनता के बीच में कार्यकर्ता सेतु बनकर काम करता है। कहते हैं ना कि
कार्यकर्ता जो है वो कार्यक्रम के आधार पर चलता है, जी। संगठन कार्यकर्ता के आधार पर चलता है, और सरकार जो है संगठन और नीति और रीति सिद्धांत के आधार पर चलती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे बीजेपी पहले बोलते थे ना, जैसे कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने कहा कि सरकार आई लेकिन अब फिर दोबारा नहीं आई जी। मनमोहन जी के समय। अटल जी कहते थे सरकार आएगी जाएगी, हमारा ये निरंतर क्रम चलता रहेगा और हम शुचिता और पारदर्शिता के साथ काम करें। मोदी जी के समय है सरकार आई तो अब सरकार जाएगी नहीं, हम काम करेंगे और काम के बल पर हम निचले जो सरकार के अच्छे काम है उनको नीचे तक जनता को पहुंचाएंगे और कार्यकर्ता को सक्रिय रखेंगे। नहीं, वो तो पहुंचाएगी दिनेश जी, जनता के बीच में और सरकार के बीच में। मेहनत के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे और 17 में सरकार बनी थी, और उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके साथ आप डिप्टी के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। आपके पास कई महत्वपूर्ण विभाग रहे और आपने बेहतर काम किया, नगरीय निकाय के तौर पर, अर्बन डेवलपमेंट के तौर पर बहुत बेहतर काम किया। तो उसके बाद नेता सदन भी था, विधान परिषद में नेता सदन भी रहा हूं। जी जी जी, नेता सदन भी रहे। तो उस वक्त आपने जो काम किए, लेकिन बाद में फिर केंद्र को जरूरत हुई, आप केंद्र में आ गए, तो आपका मन तो अभी भी लखनऊ में है, आपका मन तो अभी भी उत्तर प्रदेश में है। तो इस बार क्या पारी उत्तर प्रदेश की होगी या केंद्र की होगी? देखिए, मेरा मन बीजेपी के कार्यों में है, पार्टी की नीति रीति सिद्धांतों में है। मैं पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूं और मैं उस परिवार से आता हूं जहां जनसंघ की शुरुआती दौर के पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी, पूज्य अटल जी ऐसे लोगों का सानिध्य मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को प्राप्त था। और बचपन में मैं ऐसे महान लोगों के श्री चरणों को छूने का, उनके साथ रहने का, सानिध्य प्राप्त करने का, अटल जी के तो 5 चुनाव में काम करने का, आखिरी चुनाव की तो सारी व्यवस्था मेरे पास थी। तो माननीय राजनाथ सिंह जी के दोनों चुनाव का संयोजक था, कलराज मिश्रा जी के, लालजी टंडन जी के लोकसभा चुनाव के दोनों का मैं संयोजक था। उमाश्री भारती के चुनाव में भी मेरी सक्रियता, जो संगठन का 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का, और 2 बार प्रभारी रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रीय जो पार्टी बनी तो मैं सदस्यता अभियान का मैं संयोजक था। माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो संगठन की जो यात्रा एक कार्यकर्ता की होती है वो उसके मन में विषाद नहीं लाती कभी भी। वो काम करता है और वो एक नीति रीति सिद्धांत के लिए काम करता है। वो अपनी उन्नति या अपनी अवन्नति के लिए काम नहीं करता, वो पार्टी का विस्तार कैसे हो, पार्टी अपनी भूमिका में सफल कैसे बने, उसके लिए काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों क्या लाखों कार्यकर्ता हैं जिनके समर्पण की भावना के कारण बार बार सत्ता में आती है। लेकिन दिनेश जी, आप तो गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं, कई राज्यों के में आपने चुनाव लड़वाया है। जैसे मोदी जी हर रविवार को, हर संडे को अपने मन की बात कहते हैं ना, तो हम तो दिनेश शर्मा जी के मन की बात जानना चाहते हैं। मन की बात बता दीजिए। मेरी मन की बात है कि 2029 में जो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बने। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक की जो प्राप्त सीट है बीजेपी की, वो रिकॉर्ड मतों से बीजेपी जीतकर 2027 में विधानसभा में सरकार बनाए। ये मेरे मन की बात है। मतलब आपके मन की बात में व्यक्तिगत हित नहीं हुआ केंद्र है कि उत्तर प्रदेश, आपके मन में केंद्र है कि उत्तर प्रदेश है? दोनों है। मेरे मन में एक बीजेपी है और बीजेपी केंद्र और प्रदेश दोनों में है। बीजेपी केंद्र प्रदेश दोनों में है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी के नेता, अखिलेश यादव और दूसरे कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है और एक तरह से बहुत ज्यादा सफरन हो गया है, गुंडागर्दी चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, विकास नाम की चीज नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या वाकई ऐसा है? मुझको लगता है ये जो उनकी भाषा है उनके अपने कार्यकाल की रही होगी। 2017 के पहले की समाजवादी पार्टी सरकार की और 2014 के पहले कांग्रेस सरकार की। बीजेपी सरकार में तो काम का अगर गिनाने लगेंगे तो आपके चैनल का समय खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। और वो काम नहीं समाप्त होंगे। आज दुनिया रो रही है, दुनिया पेट्रो पदार्थों के लिए, गैस के लिए, ईंधन के लिए तरस रही है। भारतवर्ष में जरा से दाम
जरा से दाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 100% तक दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में भी 5% के आसपास देखो बढ़े और कोई अभी तक का किल्लत नहीं होने दी गई है। तो ये चुनौती में अवसर तलाशने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बीजेपी है, ये बदली हुई बीजेपी है। ये बीजेपी अपनी नीति सिद्धांत को नहीं बदला है, लेकिन आज वो दिनेश जी आप कह रहे हैं कि बदली हुई बीजेपी है, को स्वीकार करने वाली बीजेपी। आप कह रहे हैं दिनेश जी कि ये बदली हुई बीजेपी है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बदला लेने वाली बीजेपी। मेरा प्रश्न आपने पहले सुना नहीं। हमने कहा बीजेपी जो है आज चुनौतियों में अवसर तलाशने वाली बीजेपी है। उसने अपने नीति रीति सिद्धांत नहीं बदले हैं, लेकिन आज वो अटैकिंग मूड में, वो एक जोशीले मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत अधिक जोश के साथ काम करने वाली, अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त करने वाली पार्टी बन चुकी है। तो आप ये मान रहे हैं कि चुनाव अभी हो जाए या चुनाव अपने तय समय यानी कि जनवरी फरवरी में हो? भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, उसका कार्यकर्ता तैयार है, उसके नेता तैयार। अरे पार्टी देखिए दूसरे पद पे कौन होगा, तीसरे पद पे कौन होगा, इसका चुनाव होने वाला है। नंबर 1 पे और सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी होगी, ये अभी 27 के लिए भी और अभी 2029 के लिए तय है। ना तो प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी है, ना ही मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे ना, क्योंकि चर्चा बहुत चलती है कि साहब बहुत जल्द वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। मैं फिर से आपको कहूंगा कि जब तक किसी का कोई और बयान आया क्या किसी के लिए, हाँ। बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित है जो केंद्र के निर्णयों के आधार पर काम करती है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने तमाम ऊंचाइयों को छुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य अपने आप में स्पष्ट रहा है। वो क्या रहा है? हमारे पास जो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है वही सबको मान्य होता है। नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ होंगे। उन्होंने तो ये कह दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो बाद में करेगा। उन्होंने तो पहले उसके बाद कोई चर्चा का प्रश्न कहां उठता है? उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जी कह दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दे, तो उस पर चर्चा नहीं हुआ करती। तो मतलब ये मान लिया जाए कि चुनाव कभी भी हो, जल्द हो जाए, जनगणना के कारण हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद है, समर्पित है, तैयार है और एक नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ वो चुनाव मैदान में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दिनेश जी का, जो विस्तार से चर्चा हमारे साथ कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भाई चाहे वो चुनाव बाद में हो, चुनाव पहले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता तैयार है और इन चुनावों के लिए तैयार है। विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमल किशोर पूर्व सांसद कांग्रेस के हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अब्बास पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। सीधे मोहम्मद अब्बास के पास चलेंगे जो कि पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश है। मोहम्मद अब्बास, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि चर्चा ये चल रही है, जनगणना और उत्तर प्रदेश के चुनाव का समय एक है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जिसके चुनाव 2 चरणों में, 3 चरणों में होते हैं, लिहाजा काफी वक्त लगता है, इसलिए वो जनगणना से टकरा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 की बजाय 2026 में ही नवंबर दिसंबर में हो जाएं। आपकी तैयारी क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 2024 में लोकसभा चुनाव में पीडीए के नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया और एक संविधान विरोधी जो सरकार अगर बहुमत पा जाती, उत्तर प्रदेश से बहुमत पा जाती, तो इस देश में संविधान खत्म करने का कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस सब में जो बाधा बनने का काम किया है, जो संविधान बचाने का काम किया है, तो समाजवादी पार्टी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके पीडीए के लोगों को इकट्ठा करके उनके अधिकारों के लिए, संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, समाजवादी पार्टी
चाहे कल चुनाव हो जाए, 2027 में हो जाए, 2026 में हो जाए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लामबंद है और उनका निर्णय जैसे ही उम्मीदवारों के लिए आएगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेतागण प्रत्येक सीट पर 402 सीट पर अपने गठबंधन के साथ जो भी गठबंधनों की रूपरेखा होगी हम लोग काम करेंगे और चुनाव से हम नहीं डरने वाले। 2024 में समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया कि डबल इंजन की सरकार कैसे फूटती गई। तो चुनाव से आपको डर नहीं लगता, तो डर किससे लगता है? देखिए, डर जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरह से जबरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके, जिस तरह से बंगाल में जो चुनाव लूटा है, उसी की तर्ज पर अगर ये उत्तर प्रदेश में करते हैं तो किसी भी अनहोनी के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और हम सड़क से लेकर सांसद तक इनके हर जो भी चुनावी जुगाड़ करेंगे उस जुगाड़ का मुंह तोड़ जवाब देंगे, जनता के बीच जाएंगे और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष चुनाव करा देना चाहिए। और जनता व्याकुल है। 10 साल से जिस तरह से बच्चियों का, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह के नीट के पेपर लीक हुए हैं और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़बोले लोगों ने जब तेल की खरीदारी करनी थी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत लगा रखी थी और कहा था कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। और भाई दिनेश शर्मा जी कह गए कि मामूली अंतर आया, 10% से 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, 8 से लेकर 10 रुपए बढ़ा दिया गया और उसका व्यापक असर तमाम चीजों पर पड़ा है। दूध के दाम बढ़ गए, घी के दाम बढ़ गए, परचून के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई। कमल किशोर पूर्व सांसद कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार जी कमल जी, नमस्कार। कमल जी, दिनेश जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरे साल तैयार रहती है, कार्यकर्ता तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मोहम्मद अब्बास भी कह रहे हैं कि हमारे नेताजी ने साफ कह दिया है आज चुनाव हो कल चुनाव हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है। कांग्रेस में तो अभी मुझे लगता है कि मंडल की बैठकें भी नहीं हुई हैं और उम्मीदवार तय करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अचानक से ये चर्चा आने लगी कि साहब पहले चुनाव हो सकता है, तो इसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी इसके तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे संगठन का हो चाहे उत्तर प्रदेश में तैयारी का हो, कोई डर नहीं है, कोई डरने की। और इस बार भारत के उत्तर प्रदेश की जनता तैयार लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। हम लोग की तैयारी जो है बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। चलिए, तो आप दोनों की मतलब तैयारी हो चुकी है, तो इस तैयारी में जो सबसे बड़ी बाधा है या जो सबसे बड़ी मशक्कत है उसी पर सवाल पूछ लेता हूं। ये बताइए, आप दोनों बगल में बैठे हैं, टीवी पे भी पास ही दिख रहे हैं, जरा ये बता दीजिए दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? कमल जी, ये फैसला हमारे अध्यक्ष जी को करना है या राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जैसा वो तय करेंगे, हम कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार हैं। देखो, अगर समय से पहले चुनाव होते हैं कमल जी, तो 3 महीने का समय बचा है और 2-3 महीने इसी माथापच्ची में लग जाएगा कि साथ में चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। यही इसी में माथा फूट जाएंगे। मनी जी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार का चुनाव अद्वितीय चुनाव होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, पिछली बार का भी अद्वितीय हुआ था, 2 सीटें आई थी कांग्रेस की 402 में से। देखिए, वो 2 सीटें आने का या 4 सीटों का सवाल इस बार नहीं है। इस बार का जो चुनाव होगा आमने सामने का, सीधे का चुनाव होने जा रहा है। आपको सामने रिजल्ट आएगा और हम लोग भी बिल्कुल घबराने नहीं हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आसानी से 4-6 दिनों या 10-15 दिनों में इसका फैसला सुनाएगा और आपके सामने आएगा। मैं बलिराम जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सवाल अब्बास साहब से पूछ लूं। अब्बास जी, 2 लड़के यूपी के, पिछली बार नारा चला था, साथ दिखेंगे कि अलग अलग दिखेंगे? 2 लड़कों ने जो कयामत ढाई थी, बहुमत की सरकार को लंगली मार के बैसाखी पे और चोरी से सरकार भी, 2 लड़के थे ना उत्तर प्रदेश में कमाल ढाया।
तो छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। आज फिर लोकसभा का जो नजदीक, आप उसको चर्चा क्यों नहीं करते? मतलब उसको लिख क्यों देंगे नहीं नई चर्चा कहानी। करते? लोकसभा की, विधानसभा कैसे पहुंच रहे हैं आप आइए लोकसभा के चुनाव में। जो बहुमत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, हम गठबंधन के साथी हैं और हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम लोग धोखा नहीं देते भारतीय जनता पार्टी की। जिससे गठबंधन करा उसको ही खा गए, उसकी ही पार्टी तोड़ दी, उसके ही नेता को। हर बदनाम नेता पहले ईडी कार्रवाई करेंगे, और जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो लोग आ जाता है, शुभेंद्र हो, विश्व शर्मा हो, जितने भी लोग हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी, जिन्हें दागी बता बता कर मोदी जी थका नहीं करते थे, भाजपा ज्वाइन करते, आज वो कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री, क्या है ये? मेरे साथ डॉक्टर एनडीए बलिराम, मैं समझ गया आपकी बात को। डॉक्टर बलिराम भी मेरे साथ मौजूद हैं। बलिराम जी, आपने मोहम्मद अब्बास की कहावत को सुना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये दोनों लड़के मिलकर लिखेंगे नई कहानी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वाकई एक कहानी बनकर रह गई, एक पहेली बनकर रह गई है। वो कहाँ है? इतनी बड़ी पार्टी, इतनी प्रभावी पार्टी, और इतनी जल्दी सिमट जाएगी, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इस चुनाव में क्या, अभी हाल के दिनों में मायावती जी ने एक बैठक तो ली थी, लेकिन वो बैठक लड़ने के लिए, जीतने के लिए ली थी या किसी और के लिए? जो बहन जी ने बैठक बुलाया था, उस बैठक में वो पूरी रणनीति बनाई है कि हमें 2027 का चुनाव जीतना है, और उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वह हर तरीके से वो तैयार हैं और लगे हुए हैं। हम बूथ स्तर की कमेटियों को, सेक्टर स्तर की कमेटियों को, विधानसभा स्तर की कमेटियों को इस तरह से हम लोगों ने तैयार किया है। निश्चित रूप से हम इससे कह सकते हैं कि आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 2007 में वो जीती थी, उसी तरह से 2027 में हम चुनाव जीतेंगे। नहीं तो आपको लग रहा है कि चुनाव जल्दी होने वाले? आज चुनाव तो चाहे जब हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रहती है। जब भी चुनाव हो, हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कमल किशोर जी, इस बार बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी के साथ आ रही है मैदान में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हम लोग भी तैयारी कर रखे हैं। चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं एक पहले भी मैं बात कहा हूं कि अब किस बार का चुनाव जनता लड़ने जा रही है। हम तो लड़ेंगे, जनता लड़ने जा रही है। बता देगी किस बार कितने से बेईमानी होती है, किस से सच्चाई का चुनाव होता है। अब देश में, उत्तर प्रदेश या देश की जो महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें जो फैला हुआ है, अब सारी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, आपके सामने है। अभी क्या है, ये डीजल, पेट्रोल, गैस, व्हाट आर दीज थिंग्स, यह जनता को बिल्कुल परास्त कर दिया है। वो बोल नहीं सकते। अब थोड़े दिन में ऐसा समय आएगा कि चलना हिलना भी इनका बंद हो जाएगा। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तैयारियां हमारी हैं, उस तैयारी से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय कर देगा, हम उस पथ पर आगे चल पड़ेंगे। ठीक है। अब्बास जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि पीडीए की आप बात कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, और आपने कहा कि भाई जो जनगणना है, उस जनगणना में जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए, जिससे पीडीए को मजबूती मिलेगी। सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है कि जनगणना भी होगी और जाति आधारित जनगणना भी होगी, लेकिन इसका असर तो अगले लोकसभा चुनाव में दिखेगा आपको, और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। इस बार तो जातीय आधारित जनगणना के हिसाब से चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार पहले ही कराना चाहती है चुनाव, जिससे जनगणना तो एक मुद्दा है, बाकी की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों के दौड़ में पीछे छूट जाए। भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद अब्बास सवाल किया जी, भारतीय जनता पार्टी जो डकैती पड़ी है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, उस रथ पर सवार है। डकैती के रथ पर जो वहां चुनाव लूटा गया है, जो सरकार लूटी गई है, जिस तरह का माहौल बना के उस रथ पे सवार है, और इन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग उस बहाव के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव से उत्तर प्रदेश के लोगों ने, खासतौर से पीडीए के लोगों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, जिनके अधिकार छीने गए, जिनका आरक्षण छीन लिया गया, जिनका तरह तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरह से पीडीए के लोगों को सताया जा रहा है, महिलाओं को सताया जा रहा है, महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, वो छुपा ढका नहीं है। बेरोजगार लोग हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, सारी छूटें अडानी अंबानी के लिए अब भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब भी ये शर्मा जी कह रहे थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, अभी भी बांग्लादेश में हमसे सस्ता तेल है, नेपाल में हमसे सस्ता तेल है, क्योंकि पहले से ही सस्ते तेल में भी हमारी भारत सरकार ने इतना टैक्स लगा रखा था कि जनता का लहू निचोड़ लिया। अब हड्डियों का मांस भी नोच कर खाने की तैयारी है। इनकी नाकामी, इन्होंने अमेरिका के दबाव में, एप्स्टीन फाइल की वजह से ट्रंप जो कहता गया चलता करते गए, रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था। रूस और ईरान से अगर हम तेल लेते तो जो 100 रुपए लीटर जो 110 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, ये 50 और 60 रुपए के भाव में सरकार चाहे तो दे सकती है। लेकिन इन्हें तिजोरी भरनी है तो अडानी अंबानी की भरनी है। ये अडानी अंबानी के ठेकेदार लोग नहीं, तो मोहम्मद अब्बास जी, अडानी अंबानी, रूस, यूक्रेन, इनके सारे मुद्दों की चर्चा पश्चिम बंगाल में भी हुई, लेकिन परिणाम जो है जनता ने किसी और को चुना। पश्चिम बंगाल में तो धोखा दे रहे थे कि पैसे नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल पर धोखा दे दिया। पता लग गया ना जनता को, एक हफ्ते बाद ही पैसे बढ़ा दिए ना तेल पे। जब इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति चलाकर पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी दिखानी थी, जब ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए और कहा सरकार जो आप कहोगे उन्हें, रूस से तेल नहीं लेना, ये सरकार नहीं लेंगे, भला काम नहीं करना, सरकार नहीं करेंगे। अगर ये समय रहते जहां से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, देश के हित में, जनता के हित में और भारतीय लोकतंत्र के हित में, इस हिसाब से देखा जाए कमल किशोर जी, इस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से मोहम्मद अब्बास कह रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 330 सीटों से ऊपर अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाएगा क्या? अगर इतनी ही जनता त्रस्त है तो मुझे लगता है कि 300 साढ़े 300 से ऊपर निकल जाओगे आप लोग। आपने देखा था उत्तर प्रदेश का रिजल्ट क्या रहा पिछले बार पार्लियामेंट में, तो इस बार भी कुछ 10 पार्लियामेंट में तो टीएमसी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन विधानसभा में क्या हुआ? विधानसभा में 2.5 लाख वोट लगाकर, 2.5 लाख सीमा सुरक्षा बल लगाकर जो लूट हुई है लोकतंत्र की। अच्छा, ये लूट तमिलनाडु में क्यों नहीं हो पाई, केरल में क्यों नहीं हो पाई? तमिलनाडु और जनता का मकसद, इनका पहला मकसद अडानी पोर्ट खड़ा करने के लिए, अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल हर हाल में जीतना था। वहां तो दूसरा मामला है ना, वहां में पश्चिम तमिलनाडु में कमल जी तो वहां पे भी की गई थी। सीएम को शपथ देने से रोका गया, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए मनोज जी, हाँ, बहुत जल्दी बदलाव आएगा। ये दोनों इंजन अब कबाड़ में जाने वाले हैं, नई व्यवस्था आएगी। मतलब मैं यूं समझूं कि बहुत जल्द बदलाव आने वाला है, बहुत जल्द बदलाव आने वाला है और मोहम्मद अब्बास उत्तर प्रदेश के दोबारा से मंत्री बनने वाले, समझ लूं? चलिए, आपके मुख सरस्वती विराजमान हो आपकी जीवा पर, और मुंह मीठा हो आपका, हमारे लोगों की सरकार बने और सभी विपक्षी लोग, मैं तो यही कह सकता हूं कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी इकट्ठा हो, आपसी मनमुटाव करके इकट्ठा हो। बलराम जी, आपसी मनमुटाव इकट्ठा करके खत्म करके जब लड़ेंगे तो बीजेपी 50 सीट से ज्यादा का मटेरियल नहीं है। आपसी कटुता, यहाँ पे बड़ा मुद्दा कह दिया कि आपसी कटुता खत्म करके लड़ेंगे तो बीजेपी 50 से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी। तो सभी दलों को कह रहा हूं, सभी दलों को, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कोई दल ना काम करे। बस मैं बहुत छोटी बात में बहुत सारी बात आपका इशारा, आपका इशारा डॉक्टर बलिराम के ऊपर है क्या? नहीं, मेरा किसी का इशारा नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर हूं, किसी भी, मैं भी हूं या कोई भी हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा ले, हमें उससे बचना चाहिए। बलिराम जी, हाँ, देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, पहले इन लोगों के इतिहास को देखिए। इस देश में कांग्रेस पार्टी
लंबे अरसे तक लगभग 49 साल तक इस देश में, इस प्रदेश में शासन किया और अपने शासन काल में उन्होंने संविधान के हिसाब से जो गरीबों का हक और अधिकार था उसको नहीं दिया। और जहां तक ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इनकी कई बार सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या इन लोगों ने जो संविधान में हमारा, चाहे वो दलितों का हो चाहे पिछड़ों का जो आरक्षण है, क्या उस आरक्षण को देने के लिए इन्होंने कोई अभियान चलाया? अगर किसी ने अभियान चलाया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से लेकर 2012 तक जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उन्होंने बैकलॉग की वैकेंसी निकाला, स्पेशल अभियान चलाया और इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दे करके उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी की तो का जो आरक्षण कोटा था, अभी कौन सा अभियान चल रहा है? 100% उन्होंने अभी कौन सा अभियान चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी नेपथ्य में चली गई? मायावती जी ने एक नई योजना चलाई। उत्तर प्रदेश में इस समय 1,08,848 गांव हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने इतने गांव में सफाई कर्मचारियों की बलिराम जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी कौन सी योजना चल रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार एक सीट पर आके टिक गई और राज्य सरकार की नौकरी का उन्हें दर्जा दिया? न कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की योजना चलाई, न समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह की योजना चलाई, न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह की योजना चलाई। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी कौन सी योजना चल रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार एक सीट पर आके टिक गई? कौन सी योजना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की बात किया था, सर्व समाज की बात किया था, नहीं, मैं भी उसी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। अभी कौन सी इंजीनियरिंग चल रही है? और मैं आपको बताऊं, आज ये जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सारे लोग त्रस्त हैं, मैं इस चीज को मानता हूं, सारे लोग त्रस्त हैं, लेकिन यहाँ की जनता को ये भरोसा है कि ये जो पीडीए है, ये लोग अपने, जैसे हमारे अब्बास जी बोल रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी 90% मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया, लेकिन इसके बाद भी ये भाजपा को नहीं हरा पाए। आज मुस्लिम समाज पूरी तरह से तैयार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो बहुजन समाज पार्टी का हमें साथ देना पड़ेगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी हटेगी। और ये पूरी तैयारी चल रही है। आज अति पिछड़े समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आह्वान कर दिया है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर बलराम जी, पहले अपने हृदय को साफ करिए। आप बहुजन समाज पार्टी के लोग, उसके बाद फिर मैदान में आइए। पहले अब दिल दिमाग बलराम जी, भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। अगर एक से आगे बढ़ना तो भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। बिल्कुल, विपक्षों के खिलाफ बोलोगे तो इससे भाजपा को लाभ होगा। मैं भाजपा के खिलाफ बोला हूँ कि भाजपा नहीं बोले, आप एक लफ्ज़ नहीं बोले। उन्होंने वादा किया था, देखिए आरक्षण बताया 10 साल में कितना आरक्षण लोगों को रोजगार देंगे, इस पे कोई चर्चा की आपने? उन्होंने 10 साल में कितना आरक्षण मिला है? देखिए, तैयार रहिए, संकेत मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव समय से पहले हो सकता है। जो भी कमियां तमाम राजनीतिक दलों में जल्दी से दूर कर लीजिए, मनमुटाव दूर कर लीजिए। गठबंधन नहीं हो पाया है, होने वाला है तो जल्दी से कर लीजिए, वरना बहुत देरी हो जाएगी तैयारी करने में। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला आपका में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।
एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला।